हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम की नेक्स्ट कड़ी लेके चलते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है सीएल क्लार्क का पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन अधिगम का सिद्धांत। यहाँ देखो बच्चों, पुनर्बलन के सिद्धांत में हमने दो व्यक्तियों की चर्चा और की थी, जिसमें एक की बात की थी स्किनर की और दूसरी बात की थी बांडुरा की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत पुनर्बलन का दिया था उसमें थे सीएल क्लार्क। क्लार्क महोदय हैं जिन्होंने यह सिद्धांत 1915 में प्रस्तुत किया। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। इस पुस्तक में 1915 में इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पुनर्बलन के माध्यम से किसी भी क्रिया को आप जिस रूप में सिखाना चाहते हो, जिस स्तर का सिखाना चाहते हो, उसी स्तर का सिखा सकते हो। अर्थात पुनर्बलन एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा उद्दीपक है जिससे हम बालक को किसी भी स्तर या किसी भी कठिन से कठिन चैप्टर को भी बड़ा ही आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि पुनर्बलन छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, ध्यान एकाग्र करता है, कार्य के लिए तत्पर बनाता है, अभ्यास के लिए शक्ति प्रदान करता है, बालक को अभिप्रेरित करता है, प्रेरकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए बालक को हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो पुनर्बलन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु स्वीकार की है किसने? हल ने। लेकिन किस रूप में स्वीकार की है, इसकी हम चर्चा आगे करते हैं। इस सिद्धांत के कुछ उपनाम और हैं जिन्हें हम पहले लिख लेते हैं। तो पहला तो नाम है पुनर्बलन अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है सतत अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट इसे सतत कहे या क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका नाम है प्रबलन अधिगम का सिद्धांत। प्रबलन के अलावा हम इसे कहें चालक न्यूनता का सिद्धांत। और एक नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, या कहूँ SOR थ्योरी। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ हम बात करें कि ये नाम कैसे पड़े और क्यों कहा जाता है, इससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि सिद्धांत में क्या होता है और किस प्रकार की विषय वस्तु पर इन्होंने उद्दीपक की बात की है। यहाँ मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो
अपने सिद्धांत में प्रोजेक्ट के रूप में किसी विशेष प्रकार के जानवर को या जीव को शामिल नहीं किया। इनका मानना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। किसका मानना है? हल का मानना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। इनका मतलब है आवश्यकता। इसी के साथ एक नाम और निकल कर आता है कि सिद्धांत का, हल के सिद्धांत का जो नाम या उपनाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा कई बार की जाती है, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम से होता है या की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ हम कहें अमेरिका के क्लार्क हल ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत में कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है? आवश्यकता पर दिया है कि जैसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जैसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार वह कार्यों को संपन्न करेगा। आवश्यकता के अनुसार ही उसके उद्दीपक निर्धारित होंगे। जैसे मैं कहूँ कि हमें नौकरी की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो हम कठोर मेहनत करते हुए किसी भी प्रकार की नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमें आवश्यकता नहीं है और हम शौकीन रूप से करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, तो वो जो उद्दीपक है, वो जो गोल है, वो उच्च स्तरीय नहीं होगा, प्रबल उद्दीपक नहीं होगा। तो हल का मानना है कि विषय वस्तु में या अध्ययन के समय बालकों की आवश्यकता बनाई जाए, जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को उसकी आवश्यकताओं से जोड़ा जाए, ताकि बालक उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत ही आसानी से होगी। और जो विषय वस्तु बालक की आवश्यकता बन जाती है, उसे प्राप्त करने के लिए बालक कठिन से कठिन मेहनत करता है। इसीलिए हल महोदय कहते हैं कि मजबूत से मजबूत पुनर्बलन द्वारा या बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ा ही आसानी से संपन्न किया जा सकता है। तो हल आवश्यकता के आकलन पर जोर देते हैं कि जो भी आप शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें बालक की आवश्यकताओं से जोड़ रहे हैं, तो उन्हें पहले आकलन कीजिए कि वो सटीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर वो नहीं बैठ रहे तो बालक उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत नहीं करेगा, और अगर वो सटीक बैठ रहे हैं तो बालक उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करेगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, एक चूहा लिया और चूहे को शराब का आदी बनाया। एक चूहा लिया और चूहे की एक ऐसी आवश्यकता उत्पन्न की और प्रबल पुनर्बलन के रूप में या उद्दीपक के रूप में शराब को आदी चूहे को बनाया। अब शराब एक ऐसा उद्दीपक है जो निश्चित समय पर अगर व्यक्ति डेली यूज करता है तो उसी समय व्यक्ति की डिमांड बढ़ती है, उसी समय व्यक्ति की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। तो इन्होंने क्या किया, एक बिल लिया और बिल के चारों ओर अन्य बिल और बना दिए। और इनमें
अलग अलग स्तर से इन चीज़ों को संकलित किया, एक में अंधेरा कर दिया, एक में अंधेरा कर दिया और अंधेरे में कांटे बिछा दिए, अंधेरे में क्या बिछा दिए, कांटे बिछा दिए। दूसरे में रोशनी थी, लेकिन रोशनी में करंट डाल दिया। करंट इतना ही था कि चूहा मरे नहीं, चूहा जीवित रहे, चूहा मरे नहीं बल्कि क्या रहे, जीवित रहे। और तीसरे में अंधेरा था, तीसरे में अंधेरा था, न करंट थे न कांटे थे और इसमें भी अंधेरा ही था, लेकिन रास्ता बाहर था, इसका मुंह सकड़ा था और यहाँ पर शराब की कटोरी रख दी गई। चूहे को जैसे ही बिल में छोड़ा गया, चूहा बिल के चारों ओर घूमने लगा। अब हम सीधा यही देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले हम सरल रास्ते को ढूंढते हैं। तो यहाँ चूहे ने सबसे पहले इस रोशनी वाले रास्ते को ढूंढा, क्योंकि इस अंधेरे वाले रास्ते को ढूंढा और इधर रोशनी थी, तो पहले चूहे ने इस रोशनी वाले रास्ते को ढूंढा और इसमें आया। यहाँ आते ही उसे हल्का हल्का करंट लगा, चूहा थोड़ा थोड़ा घायल होते हुए वापस इस बिल में पहुँचा। यहाँ से फिर इसने इन दोनों में से अंधेरे में, इसका मार्ग ज़्यादा चौड़ा था और इसका सकड़ा था, इसलिए चौड़े मार्ग वाले रास्ते को ढूंढा और इसके अंदर प्रवेश कर गया। जैसे इसमें प्रवेश करने के बाद इधर उधर घूमकर वापस यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद चूहा दोबारा दूसरे अंधेरे वाले रास्ते में जाता है। यहाँ पर कांटों से घायल होकर इसमें घूम फिरकर वापस चूहा यहाँ पहुँच जाता है और अंत में जो चौथा मार्ग था, जो शुरुआत में प्रवेश के समय ही सकरा था, उसमें प्रवेश करता है और इससे अंधेरे से बाहर निकलता हुआ बाहर निकलकर यहाँ शराब प्राप्त करता है। जैसे ही चूहा शराब प्राप्त करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलने पर चूहा यहीं सो जाता है। अर्थात चूहे का जो उद्देश्य या उद्दीपक था वो उसकी आवश्यकता थी, न कि चूहा शौकीन था। आवश्यकता इतनी मजबूत थी, इतनी सबल थी, आवश्यकता इतनी मजबूत थी, इतनी सबल थी कि चूहा हर कठिनाई का सामना करते हुए बाहर आकर इसे क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत। यहाँ ये शराब थी, शराब को इसके क्या मानी जाए, आवश्यकता। शराब को क्या माना जाए, आवश्यकता। और जैसे ही आवश्यकता व्यक्ति की उत्पन्न होती है तो एक चालक उत्पन्न होता है। जैसे अगर हमें आवश्यकता किसकी है, भोजन की है, तो भोजन से संबंधित चालक उत्पन्न होगा, भूख। भोजन से संबंधित कौन सा, भूख नामक चालक उत्पन्न होगा। और जैसे ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है तो चालक में तो क्या आएगी, न्यूनता। और आवश्यकता की क्या होगी, पूर्ति। इस आवश्यकता की जैसे ही पूर्ति होती है तो भूख खत्म नहीं होती, बल्कि भूख नामक चालक में क्या आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रबलन का सिद्धांत। देखो बच्चों, प्रबलन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रबलन एक प्रकार के पुनर्बलन से कुछ उच्च स्तरीय पुनर्बलन, उद्दीपक मिलने के बाद या उद्दीपक के लिए व्यक्ति को जो गति प्रदान मिलती है, जो गति व्यक्ति में आती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। एक प्रेरक होता है पुनर्बलन। यहाँ प्रबलन की बात करें, जैसे हमें भूख लगी और हमें भोजन की खुशबू दिखाई दे रही है, भोजन की आवश्यकता हुई भूख लगते ही, और जैसे ही भोजन की आवश्यकता हुई तो उसे कहते हैं प्रथम प्रबलन। क्योंकि प्रबलन है, ये प्रबलन है, ये दो प्रकार का होता है। पहला, जब भी व्यक्ति की आवश्यकता आती है तो उसमें प्रबलन की उत्पत्ति होती है। जैसे भूख लगते ही भोजन की उपस्थिति व्यक्ति चाहता है तो व्यक्ति में प्रथम प्रबलन होता है। लेकिन उसी भूखे व्यक्ति के सामने अगर भोजन रख दिया जाए और उसे कहा जाए
कि अभी भोजन नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो उस स्थिति में भूखे व्यक्ति के सामने भोजन भी पड़ा है, फिर भी वह वेट कर रहा है, उसे द्वितीय प्रबलन कहते हैं। तो प्रबलन की दो स्थिति, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय प्रबलन है वो प्रथम प्रबलन से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और ये दोनों ही स्थिति आवश्यकता को सशक्त बनाती हैं, आवश्यकता पर निर्भर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत। यहाँ हम बात करें हैं SOR थ्योरी, उद्दीपक या कहें स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, उद्दीपक के प्रति प्राणी की अनुक्रिया। अब उद्दीपक उसकी आवश्यकता से संबंधित होगा तो ही व्यक्ति की या प्राणी की अनुक्रिया होगी, अगर उससे संबंधित नहीं होगा तो उसकी अनुक्रियाएं मजबूत नहीं होंगी। जैसे एक विद्यार्थी के पास लैपटॉप पड़ा है और उसे बाइक की आवश्यकता है, अगर उसके पापा कहते हैं बेटा इस क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाओगे तो लैपटॉप दिला दिया जाएगा, तो वह उद्दीपक उस बालक से संबंधित नहीं होगा। उसे दूसरा ऐसा उद्दीपक दिया जाए जो उसे और मजबूत बनाए, और उसे अगर बाइक की आवश्यकता है तो उसके पापा उसे बाइक के लिए बोलते हैं, तो बालक बाइक को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कार्य करेगा, क्योंकि बाइक उसकी क्या बनती है, आवश्यकता बनती है। बाइक क्या बनती है, आवश्यकता बनती है। इसके नाम की व्याख्या और ये थी थ्योरी। अब आता है कि यह महत्वपूर्ण क्या है। तो यह सिद्धांत ये कहता है कि मजबूत से मजबूत पुनर्बलन कठिन से कठिन कार्य को करने में बहुत ही सहायक होता है। सभी स्तर के बालकों को अधिगम करवाने में या सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है। व्यावहारिक शिक्षा देने में भी यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करें हम कि यह सिद्धांत व्यावसायिक और व्यावहारिक है, यानी व्यवसाय व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा होता है और व्यावहारिकता भी व्यक्ति की आवश्यकताओं से संबंधित ही होती है। इसीलिए इस सिद्धांत को व्यावसायिक व व्यक्तिगत क्रियाओं में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक की आवश्यकताओं या कहें शिक्षा के पाठ्यक्रम को बालक की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए, ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं को सीख सकता है, अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत के बारे में स्किनर महोदय ने कहा कि अब तक के मतलब 1915 से पहले जो सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों में सबसे बेहतरीन प्रकार का सिद्धांत स्किनर ने किस सिद्धांत को माना, पुनर्बलन के सिद्धांत को, या क्लार्क एल हल के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। यह सिद्धांत है जो बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक जोर देता है। किस पर अधिक जोर देता है, बाल केंद्रित शिक्षाओं पर अधिक जोर देता है, तथा वे बालक जो अपनी आवश्यकताओं के बारे में समझते हैं, आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं, उन बालकों के लिए भी यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात छोटे बालकों की तुलना में उच्च स्तरीय कक्षा के बालक हैं, उच्च स्तरीय शिक्षण है, उन शिक्षण के छात्रों के लिए सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये छोटा सा सिद्धांत था क्लार्क एल हल का। अब हमारे जो सिद्धांत हैं वो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनको हम क्लियर करते जाएंगे और आगे धीरे धीरे अधिगम के अंतिम स्थिति तक पहुँचते जा रहे हैं। धन्यवाद।